नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के अंतर्गत चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल करोड़ों लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा, बल्कि गांव-गांव में जल संरक्षण, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और वर्षा जल संचयन की नई सोच भी विकसित की जाएगी। पहले चरण में 75 जिलों के एक-एक गांव में 24 घंटे पानी सप्लाई का पायलट प्रोजेक्ट होगा। लखनऊ समेत सभी जिलों से मांगे गए गांवों के नाम गांव में पानी का सदुपयोग और वेस्टेज रोकने पर योगी सरकार का फोकस है। परीक्षण सफल रहा तो पूरे यूपी में 24 घंटे जल आपूर्ति मॉडल लागू किया जाएगा। सीएम योगी की बड़ी उपलब्धि होगी ये। 15 करोड़ लोगों को इस वक्त शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जल जीवन मिशन से 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवार को भी नल का कनेक्शन मिला है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। यह आसान बात नहीं है, इतनी बड़ी आबादी को शहर के साथ साथ गांव तक नल से जल पहुंचाना। इस लक्ष्य को लेकर और क्या जानकारी? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी को 24 घंटे पानी सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लगातार जो नमामि गंगे अभियान उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जारी है, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो या उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र हो। वहां पर तमाम ऐसे गांव हैं जिनको पूरी तरीके से हर घर जल और नल से आच्छादित कर दिया गया है। और यही नहीं, अब उन 75 जिलों से एक एक गांव में 24 घंटे पानी की सप्लाई के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। और इसके लिए हर गांवों के नाम हर जिले से मांगे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी पहल है योगी सरकार की। और उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से पानी की किल्लत ना हो, पानी मूलभूत आवश्यकता है। और उसके लिए नमामि गंगे अभियान उत्तर प्रदेश में संचालित है। हर घर जल और नल की व्यवस्था की गई है। और अब इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से। जी, धन्यवाद आपका संकेत। इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए सभी 75 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और एक बहुत बड़ा लक्ष्य जिसकी तरफ बढ़ रही है यूपी सरकार। लखनऊ से बड़ी खबर। विधायक पूजा पाल पर कमेंट करने को लेकर केस हुआ है। आरोपी उमेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एसपी से निष्कासित पूजा पाल पर अभद्र टिप्पणी की थी, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीकेटी जिला पंचायत सदस्य ने सैरपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी की तलाश में इस वक्त सैरपुर थाना पुलिस जुटी हुई है। वाराणसी में नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार ने राहगीरों को कुचल दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लोग जख्मी हुए। इस घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। थाना कैंट की ये घटना है। गाजियाबाद में मसूरी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसके बाद पुलिस ने हत्या की कोशिश में वांटेड बाबरिया गैंग के शातिर बदमाश छोटू उर्फ श्याम को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार संदिग्ध ने पुलिस को देखते ही गाड़ी रोकने के बजाय गोलीबारी शुरू की और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की स्कूटी जब्त की गई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस तरह से इसकी गिरफ्तारी की। पुलिस पार्टी के इशारे पर न रुकते हुए जब उसने खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखा, तब पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से उसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में उस बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम छोटू उर्फ श्याम निवासी लोनी बताया, जो कि थाना मसूरी से हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित है। मौके से
अभियुक्त के पास से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक होका कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं स्कूटी बरामद हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इधर गाजियाबाद के मुरादनगर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। यहां भी मोबाइल फोन छीनने की वारदात में फरार बदमाश समीर पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। बदमाश से तमंचा कारतूस जब्त किया गया है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर सवार नजर आया, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रुकते हुए और खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देख उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से गोली चली, जिससे उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में मोबाइल लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि उसका साथी भाग निकला। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश राह चलते लोगों से मोबाइल लूटता था। थाना खुर्जा देहात पुलिस किर्रा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान जुनैद पुत्र जहीर निवासी कोतवाली नगर के रूप में हुई है एवं एक इसका अन्य साथी अरमान पुत्र सराजू भाग गया है, जिसके लिए पुलिस पार्टी कॉम्बिंग कर रही है। हरदोई में पुलिस ने नाबालिग को अगवा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। आरोप है कि विमलेश 4 अगस्त को 13 साल के नाबालिग लड़की अपने साथ भगा ले गया था। लड़की के पिता के शिकायत पर पुलिस ने तलाश अभियान चलाया, दोनों को बरामद किया। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और मामले की जांच चल रही है। और अगली खबर जालौन से, जहां पत्नी से विवाद के बाद एक शख्स ने अपनी 2 बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली। पहले 2 बेटियों को पुल से यमुना में धक्का दिया, तीसरी बेटी वहां से किसी तरह भागी। इसके बाद शख्स ने भी पुल से यमुना में छलांग लगा दी। इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस लगातार तीनों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं लगा। रामपुर थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव का ये मामला है। थाना रामपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मधेपुरा निवासी रंजन निषाद पुत्र श्री लालता प्रसाद निषाद, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, अपनी बच्चियों के साथ जुइका पुल पर आए। यहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने अपनी 2 बच्चियों, जिनकी उम्र करीब 2 वर्ष एवं 4 वर्ष है, को नदी में फेंक दिया। इसके पश्चात वह स्वयं भी नदी में कूद पड़े। घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उप क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष रामपुरा मौके पर जाकर लोगों से जानकारी की, तो हमें यह पता चला कि उक्त व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ विगत कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसके द्वारा यह घटना कार्य की गई है। स्थानीय गोताखोरों एवं नामों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। सहारनपुर में पुलिस ने भैंस तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कंटेनर में करीब 130 भैंसें थी, इनमें से कई मरी हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने थाने पर हंगामा किया। थाना नागल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर को कब्जे में लिया और ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर मेरठ के सरधना से सहारनपुर के एक मीट प्लांट की ओर जा रहा था। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इनकी हालत देखो, साले भाग भूख थाना नागल पर सूचना प्राप्त की कि ट्रक संख्या यूपी 17 AT 80 74 पर कुछ जानवर लद के कोई अवैध रूप से ले जा रहा है। जिस संबंध में थाना नागल द्वारा उन्हें चेक किया गया, तो उसमें भैंस के बच्चे थे, जिनकी संख्या लगभग 120 की थी। जिन्हें चेक किया गया तो उसमें कुछ मृत मिले। पुलिस द्वारा उन्हें कब्जे में लिया गया, जिसमें अनीस सन ऑफ लतीफ़, रिजवान सन ऑफ नवाब, इकलाक सन ऑफ इस्माइल को अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की।
बलरामपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ी बरामद की। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ट्रक सीज किया। पुलिस ने वन विभाग के सहयोग से 312 बोटा सागौन की लकड़ी और लगभग 30 क्विंटल जलौनी लकड़ी बरामद की है। महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के गुलहरिया गांव का ये मामला है, जिसका नंबर यूपी 12 CT 1899 सीज किया गया और उसमें 312 नग लकड़ी बरामद की गई है और 306 नग जलौनी बरामद की गई है। इस संबंध में दोनों के ज्वाइंट फर्द पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त अमित सिंह उर्फ अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया है और साथ में और 2 अभियुक्त मोहम्मद सईद और इरफान नामजद किए गए हैं और पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। अभी मुकदमा वन अधिनियम के धाराओं में पंजीकृत है और साक्ष्य के आधार पर इसमें धारा की बढ़ोतरी करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का बड़ा विस्तार किया। 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 4 लैब थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। सीएम योगी ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ, साइबर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद थे, जिन्होंने इस टॉपिक पर लेक्चर दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार के विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट हो रही है। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। 18 हमारे पास रेंज है, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन है। सीएम योगी ने एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स लैब और अटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में क्राइम की रोकथाम, अपराधियों की पहचान और कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए कठोर सजा दिलाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का विस्तार किया है। वहीं यूपी में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की, ताकि प्रदेश के युवा फॉरेंसिक के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। साथ ही साइबर क्राइम समेत अपराधियों को फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गैरसैंण में आज से होने वाले मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। फिलहाल वो गैरसैंण में हैं, जहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। सीएम ने विधानसभा परिसर में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की, उनके खाने पीने, रहने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मुख्यमंत्री ने बात की और सरकार से मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। सीएम ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से अपील की और कहा कि अपनी यात्रा के खर्च का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीद पर जरूर लगाएं।
इधर मेरठ में फौजी से मारपीट के मामले में एनएचएआई ने बड़ा एक्शन लिया है। एनएचएआई ने टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। आपको बता दें, अब तक 6 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा पर एक फौजी के साथ इन्होंने बेरहमी से मारपीट की थी। ऑपरेशन सिंदूर में लगे फौजी के साथ इन्होंने मारपीट की थी। फौजी की गलती सिर्फ इतनी थी कि लंबी कतार लगी थी। फौजी ने सिर्फ इस बात की शिकायत की थी कि काम बहुत धीमे हो रहा है, बहुत लंबी कतार लगी है, और इसी बीच टोल कर्मचारियों ने फौजी के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इस मामले का वीडियो सामने आया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इधर आजमगढ़ में पुलिस ने हत्या के एक मामले का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल डंडे बरामद किए गए। आरोपियों ने मृतक के गोली देने और बाउंड्री वॉल बनाने में विवाद करने पर हत्या करने की बात कबूली है। मुकदमा पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम है, उसके माध्यम से जांच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी ऊसर गाँव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं। दोनों लोगों ने मिलकर प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे, और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन चूँकि वृद्ध थे, वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी, और फिर एक्सेस जो ब्लीडिंग हुई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। और अगली खबर हापुड़ से, जहां एक बाइक पर 5 लड़कों के सफर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जान जोखिम में डालकर एक ही बाइक पर यात्रा करते ये वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 26,500 रुपए का चालान काटा है। वाराणसी के विकास के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है, और इसी के तहत संदहा से गोलघर कचहरी तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। कई दुकानें और मकानें जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था या सड़क के ऊपर आ रही थी, उन्हें हटाया गया। लेकिन हर किसी की नजर हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के मकान पर टिकी। गोलघर कचहरी के पास स्थित मोहम्मद शाहिद के मकान पर भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। बलरामपुर पुलिस ने साइबर ठगी के इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया और 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। मामले में पहले भी पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी चाइनीज लोनिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करते थे और USDT में बदलकर भारतीय मुद्रा को विदेशों में भेजा जा रहा था। गिरफ्तार साइबर ठगों की आईडी से अब तक 101 करोड़ 34 लाख रुपए विदेश भेजे जा चुके हैं। साइबर ठगी के तार पाकिस्तान और नेपाल से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। इस मुकदमे में पूर्व में 5 व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनका जुडिशियल रिमांड दिया जा चुका है, और आज इसमें अग्रेतर कार्यवाही करते हुए 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है गोलू कुमार और साथ में भूषण कुमार चौधरी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। श्रद्धालुओं को अब श्रद्धालु बालक राम के साथ राजा राम के भी दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी तरह के पास को राम दरबार के लिए वैलिड किया। विशिष्ट पास हो या फिर सुगम दर्शन पास, वो राम दरबार जो कि प्रथम तल पर मौजूद है मंदिर में, वहां जा सकेंगे और राजा राम के दर्शन भी कर सकेंगे। अभी जो राम दरबार का जब की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके उपरांत विशिष्ट दर्शन के द्वारा ही जो है राम भक्त वहाँ पर पहुँच पाते थे, लेकिन अब जो है
सुगम पास जो बनते हैं उसके द्वारा भी जो है अब रामलला के यानी राम दरबार के भी दर्शन हो रहे हैं, रामलला के भी दर्शन होने लगे हैं। भगवान रामलला के दर्शन को आने वाले राम भक्तों को अब राम मंदिर ट्रस्ट बड़ी सौगात देने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट राजा राम के दर्शन की भी सुविधा पास पर शुरू करने जा रहा है। यानी कि अभी तक राम मंदिर निर्माण के बाद विशिष्ट और सुगम दो तरीके के पास हुआ करते थे, जिसमें विशिष्ट पास में प्रति घंटे 50 लोगों को मात्र राजा राम यानी कि प्रथम तल पर बने राम दरबार के दर्शन कराए जाते थे। लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा राम भक्तों की इच्छा का सम्मान करते हुए विशिष्ट और सुगम दोनों तरह के पास पर रामलला और राम दरबार दोनों के दर्शन उपलब्ध कराए हैं। ये सुविधा आज से ही राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शुरू कर दी गई है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। क्या पीपल के पेड़ की परिक्रमा से कैंसर ठीक हो सकता है? क्या पीपल की पूजा से लिवर ठीक हो सकता है? क्या लकवा से जूझ रहा व्यक्ति पीपल की परिक्रमा से ठीक हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है पीलीभीत में। देखिए ये रिपोर्ट। इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन पीलीभीत के इस पीपल को चमत्कारी होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा मात्र से ही लोगों की कैंसर की बीमारी दूर होती है, लकवा ग्रस्त आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। यहाँ पे कैंसर था हमें, जब से हमें यहाँ आए हमारे बहुत आराम है। हम पहले लखनऊ पे हमारे इलाज चलते हैं, तो हम जब से पता लगी यहाँ पे कि तब हम यहाँ पे आए तो हमारे बहुत आराम मिले, तब से हम बराबर आए रहे। हमने धूप बत्ती लगाई और फेरे लगाए जल चढ़ाओ, फिर मैं नहीं धुलाई, हमें फायदा हुई। पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव सखिया में स्थित 100 साल पुराने इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोग इस पेड़ को अब डॉक्टर ब्रह्मदेव मानकर यहाँ पूजा अर्चना में जुट गए हैं। यहाँ लोगों ने कही था हम मतलब यहाँ धूप बत्ती जलाए, फेरा लगाओ, धूप बत्ती लगाओ और प्रसाद चढ़ाओ, हमको आराम मिली। सही है, आज खून दौड़ा हमारा जाम हो ब्रेन हेमरेज जो तो डॉक्टर सतीश की दवाई चलती तो वे सही ना हो रहे थे। फिर वे लदके मोटरसाइकिल लदके आए तो उन्हें कई जैसे तैसे फेरा लगवाओ पकड़ी 4 लोगों ने है। फिर वो 2 दिन तो उनको पकड़ लाए, तीसरे दिन अपने आप आउट जाते। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।